नमस्कार साथियों, मेरा ये चैनल डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स और हम लोग इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। डेट वाज पार्ट 1 ऑफ रेशनल एंड फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन ब्रोंकियल एस्थमा एंड सीओपीडी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रोंकियल एस्थमा और सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा, उनमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं उसको 5 मिनट में जल्दी से हम लोग रिकैपिचुलेट करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि दो फैक्टर होते हैं ब्रोंकियल एस्थमा के लिए या सीओपीडी के लिए, एक होता है जेनेटिक फैक्टर और एक होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। ब्रोंकियल एस्थमा की बात करें तो उसकी पैथोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था, इसलिए समझना जरूरी है कि पैथोजेनेसिस के किस स्टेप पे इंटरवीन करके हम कौन सी फार्माकोलॉजी यूज कर सकते हैं और पेशेंट की डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमको पता चलता है। तो ब्रोंकियल एस्थमा में मैंने आप लोगों को साथियों बताया था, जो इसका पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले चीज़ जो होती है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एचएलए में जो प्रॉब्लम होता है, म्यूटेशन होता है, और आपको ये बताया था कि ये पहला इंटरवेंशन है जो हम कर सकते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड ही नहीं होगा ब्रोंकियल एस्थमा डेवलपमेंट के लिए। और ये बात भी हुई थी कि 20 साल, 40 साल, 50 साल बाद ज़्यादातर ऐसी बीमारियों का जो ट्रीटमेंट होगा, जीन थेरेपी होगी, हम जीन के लेवल पे मॉडिफिकेशन करेंगे। फिर उसके बाद अगली चीज़ मैंने बताई थी कि ये ऐसे बच्चे जो होते हैं अगर किसी एंटीजन के संपर्क में आते हैं तो दूसरा जो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन हो सकता है या नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन हो सकता है कि हम व्यक्ति को उस एंटीजन के संपर्क में ही ना आने दें, जो अक्सर संभव नहीं होता क्योंकि एंटीजन हमारे घर की धूल में होता है, हमारे वातावरण के पॉलन में होता है और उनको हटाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। फिर तीसरी चीज़ बताया था आपको, जब एंटीजन होता है तो एंटीजन आके टी सेल को स्टिमुलेट करता है, टी सेल बी सेल तक अपना संदेश पहुंचाती हैं और बी सेल एंटीबॉडीज़ यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ख़ासतौर पे आईजीई टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगला जो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन था, एक ड्रग आपको बताई थी कि जो इस आईजीई को न्यूट्रलाइज कर सके। अब मान लीजिए कि आईजीई न्यूट्रलाइज नहीं हुई तो अगले स्टेप में ये आईजीई मैस्ट सेल पे जाकर उसको कोटिंग पर सरफेस पर चली जाती हैं, उसको सेंसिटाइज कर देती हैं। और ये मैस्ट सेल्स जब ब्रोंकियल एपिथेलियम होती है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्रोंकियल वॉल की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ब्रोंकियल वॉल में एडमा बढ़ जाएगा और वहाँ पर इन्फ्लामेटरी सेल्स, खासतौर पर मैस्ट सेल्स इकट्ठी होती हैं और ये मैस्ट सेल्स फिर रप्चर होती हैं। तो एक फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन था कि हम मैस्ट सेल को अगर रप्चर होने से रोक दें तो हम ब्रोंकियल एस्थमा के अटैक को रोक सकते हैं। फिर आपको बताया था, मान लीजिए मैस्ट सेल रप्चर हो गई तो कई केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जिसमें खास तौर पे होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल होते हैं पैफ, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, दूसरे ल्यूकोट्राइन, तीसरा हिस्टामीन। तो जो सबसे पावरफुल होता है पैफ, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, उसको एंटागोनाइज करने की हमारे पास अभी दवा नहीं है। हमारे पास दवा है ल्यूकोट्राइन को एंटागोनाइज करने की, एंटी ल्यूकोट्राइन या ल्यूटोट्राइन एंटागोनिस्ट, जिसमें मोंटेलिकास्ट और जेफिलिकास्ट आते हैं, जो ल्यूकोट्राइन को एक्शन नहीं करने देते। और एंटी H1 हिस्टामिनिक्स बहुत पुरानी दवाएं हैं, एविल से लेकर सेट्रिजिन, लेवोसेट्रिजिन और भी आगे फर्दर इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। तो इन दोनों का रोल होता है कि ये दोनों केमिकल मीडिएटर्स को जो ब्रोंकियल वॉल पे काम करते हैं, तो अगर इन दवाओं को दें तो ब्रोंकियल वॉल में ये इन्फ्लामेशन होने से रोक सकते हैं। मान लीजिए बात यहाँ से भी निकल गई, ब्रोंकियल वॉल में इन्फ्लामेशन हो गया और साथ में ब्रोंकियल मसल का कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, यानी पर्सन को बाकायदा ब्रोंकियल एस्थमा का अटैक हो गया, ब्रेथलेसनेस एंड ऑल, तब एक ही दवा काम आती है। उस दवा को बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। और उस मेडिसिन के 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, बीटा 2 एगोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक और डायरेक्टली एक्टिंग या मिथाइल जेंथीन्स। इन सब डिस्कशन में एक दवा का नाम जो सबसे आखिर में आपको बताया था, वो बताया था
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मैंने आपको बताया था कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आईजीई पे एक दवा काम कर रही है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, फिर एक दवा काम कर रही है कि मैस्ट सेल रप्चर ना होने पाए, एक दवा काम कर रही है जो हिस्टामिन को काम ना करने दे, एक दवा काम कर रही है जो ल्यूकोट्राइन को काम ना करने दे। रिसर्च जारी है कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के अगेंस्ट भी हम कोई दवा डेवलप कर लें, लेकिन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जो इसके वजह से होता है, इन्फ्लामेशन के वजह से, लगभग सारे स्टेप्स पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काम करते हैं। तो ये जितनी भी प्रिवेंटिव दवाएं हैं इनमें सबसे पावरफुल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, और इतने पावरफुल होते हैं कि एक बार अगर ब्रोंकियल एज्मा का अटैक पड़ भी जाता है और सीवियर अटैक है, हम ब्रोंकोडाइलेटर दे रहे हैं नेबुलाइजर से, रोटाइलर से या इनहेलर से पेशेंट को, और आराम नहीं हो रहा है, या इंजेक्टेबल दे रहे हैं और हम साथ में उसको आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं, तो ऐसे पेशेंट में ब्रोंकियल वॉल इन्फ्लामेशन एडिमा रिड्यूस होता है और पेशेंट को फ़ायदा होता है। अगर हम लोग बात करें सीओपीडी की, तो अपने पिछले मैंने आपको जो डिस्कशन था उसमें बताया था सीओपीडी में जेनेटिक फैक्टर में जैसे सबसे कॉमन होता है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, और इसके वजह से फिर पर्सन में जो इंजाइम्स होते हैं जो ब्रोंकियल वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं फ्री रेडिकल्स वगैरह से, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनते, और हमारी जो ब्रोंकियल वॉल है और जो लंग का पेरेन्काइमा है वो प्रोन हो जाता है तमाम सारी इंजरीज़ के लिए। और फिर धीमे धीमे आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ब्रोंकियल वॉल में गॉबलेट सेल का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ब्रोंकियल वॉल की जो मसल्स होती हैं वो हाइपर स्टिमुलेट हो जाती हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, और साथ में आपको बताया था एल्वेलर सेप्टा रप्चर हो जाते हैं, और एल्वेलर सेप्टा रप्चर होने की वजह से लंग के अंदर बुल्ला या बुल्ली बन जाते हैं बहुत सारे, और इन बुल्ली या बुल्ला बनने का एक दिक्कत ये होता है कि लंग के जो गैस का सरफेस एरिया है एक्सचेंज का वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही दवाएं थी लगभग जितनी आपको मैंने ब्रोंकियल एज्मा की पैथोजेनेसिस में बताई थी, और आखिरी में आपको समरी में बताया था कि दो कैटेगरीज में हम दवाओं को बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी जिसमें कि वो दवाएं जो एज्मा को प्रिवेंट कर सकती हैं या वो मेजर्स जो एज्मा को प्रिवेंट कर सकते हैं, और दूसरे तरफ बताया था एक बार अटैक अगर हो गया है तो कौन सी दवाएं हैं जो उस अटैक को रिवर्स कर सकती हैं। तो पहले वाले कैटेगरी में जो सबसे पावरफुल दवाएं थी वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थी, दूसरे नंबर पे फिर जो आईजीई को न्यूट्रलाइज करती है, तीसरे नंबर पे आपको बताया था मैंने कि जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट हैं मोंटेल्यूकास्ट और ज़ेफिल्यूकास्ट आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये एंटी H1 हिस्टामिनिक तमाम सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, और मैस्ट सेल स्टेबलाइजर्स जिनका अब उपयोग थोड़ा सा यूज़ कम हो गया है, उसके क्या रीजंस हैं ये आगे चलकर हम लोग समझेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो हमारे पेशेंट में अटैक को प्रिवेंट करती हैं, और दूसरे कैटेगरी में जो ड्रग्स थी वो ऐसी ड्रग्स थी जो कि अटैक को प्रिवेंट तो नहीं करती, लेकिन अटैक अगर हो जाए तो उस अटैक को रिवर्स करने का काम करती हैं, उनको ब्रोंकोडाइलेटर्स कहते हैं। और उन ब्रोंकोडाइलेटर्स में मुख्य रूप से मैंने आप लोगों को 3 बताए थे। एक बताया था जो सबसे पावरफुल या सबसे मोस्ट एफिकेशियस बीटा-2 एगोनिस्ट, दूसरे नंबर पे एंटीकोलिनर्जिक, और तीसरे नंबर पे डायरेक्टली एक्टिंग या मिथाइल जैंथिन्स जो एक वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते थे, लेकिन अब साइड इफ़ेक्ट्स के वजह से, बेटर ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी की वजह से, और इनके बहुत सारे ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, इसके वजह से हम अब इनका तीसरे नंबर पर प्रयोग करते हैं। तो ये तो मेरे पिछले लेक्चर का समरी हो गया जो आप मेरे इसी YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और इसी YouTube चैनल पर आपको ये मिल जाएगा पूरा का पूरा लेक्चर। अगर आप उसको सुनकर इसको सुनेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं सुना है या सुन भी चुके हैं तो उसको रिवाइज़ कर अगर इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अधिक अच्छा समझ में आएगा ये वाला जो हमारा डिस्कशन है। तो आज साथियों हम बात करेंगे ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग उन दवाओं के विषय में बाद में बात करेंगे, उन मेडिसिन्स के विषय में जो अटैक को प्रिवेंट करती हैं। आज हम पहले बात करेंगे उन मेडिसिन्स के विषय में जो अटैक होने के बाद अटैक को रिवर्स करती हैं, यानी पेशेंट को ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, पेशेंट में खूब सारा म्यूकस निकल आया ब्रोंकियल एपिथेलियम में, ब्रोंकियल वॉल में, ब्रोंकियल ट्री में, और अब पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है। तो ऐसी कौन सी दवाएं हैं जिन दवाओं को देने से पेशेंट का अटैक रिवर्स हो सकता है। तो साथियों बात हम लोग करेंगे ब्रोंकोडाइलेटर्स की, जैसा कि है ये सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए होती हैं।
अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि दो किस्म के ब्रोंकोडाइलेटर होते हैं। अगर हम बीटा 2 एगोनिस्ट की बात करें, साबा और लाबा। साबा माने शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर यानी शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, साबा SABA, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। और दूसरे कहलाते हैं लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। तो जो पेशेंट जिनको सीजनल एज्मा होता है या कभी कभी एक आध अटैक पड़ता है, तो उनमें हम लोग साबा से काम चलाते हैं कि इस पेशेंट को हम लोग साबा दें। और ये साबा जो होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ये 3-4 घंटे के लिए काम करता है, पेशेंट का अटैक रिलीव हो जाता है। लेकिन जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक ब्रोंकियल एस्थमा होता है, उन पेशेंट्स में हम लोग लाबा का भी प्रयोग करते हैं। हालांकि लाबा का सिंगल यूज़ एडवोकेटेड नहीं है, आगे चलकर आपको बताएंगे क्यों। इनका यूज़ हमेशा इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ करना चाहिए। तो अगर कोई पेशेंट कंटिन्यूअस लगातार लाबा ले रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ इनहेल्ड वे में, तो थोड़ा अटैक प्रिवेंशन में भी इनका रोल होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीज आर फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, लेकिन साथ में ये भी बताया कि लाबा जो होते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, अगर कंटिन्यूअस एज अ मेंटेनेंस थेरेपी दे रहे हैं हम लोग, तो ऐसे पेशेंट में ये जो लाबा होते हैं हाँ, ये भी बताया कि लाबा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ ही देने चाहिए, अकेले नहीं। क्यों, इसका कारण अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रिवेंटिव रोल भी होता है। अब जैसा कि इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इरेशनल लॉन्ग टर्म यूज़ में कॉज हार्म, तो किस किस्म का हार्म कॉज करता है ये, इस पे हम आगे बात करेंगे। इसीलिए इनको मिनिमम पॉसिबल डोज में, मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी में, मिनिमम पॉसिबल ड्यूरेशन तक देना चाहिए। अगर एक्यूट अटैक ऐसा है कि महीने में 1-2 दफ़े पड़ रहा है या हफ्ते में 1 आध दफ़े पड़ रहा है, तो पेशेंट को केवल हम लोग साबा देने का बोलते हैं। और वो तभी जब उसको अटैक हो SOS बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे उसका कोई भी रोल नहीं होता। और अगर दिन में 1 बार अटैक पड़ा है तो 1 ही बार, 2 बार अटैक पड़ा है तो 2 बार। शॉर्ट एक्टिंग यूजली 4 से 6 घंटे काम करते हैं, तो दिन में 4 से 6 बार इनको लिया जा सकता है। तो 3 टाइप के, जैसा कि मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूँ, ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं। फर्स्ट चॉइस जिसमें सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, आप सभी को पता है कि बीटा रिसेप्टर्स, अल्फा रिसेप्टर, ये सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं। ये 3 किस्म के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बीटा 1 प्राइमरीली हार्ट में होते हैं, बीटा 2 ब्रोंकियल वॉल में पाए जाते हैं। तो अगर हम नॉन सेलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट की बात करेंगे, तो वो ब्रोंकियल वॉल के साथ साथ हार्ट पर भी इफेक्ट करेगा और हार्ट पे साइड इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, बीटा 1 हार्ट के लिए, बीटा 2, बीटा 3 भी एक बहुत इंटरेस्ट का रिसर्च है उस पर, क्योंकि बीटा 3 जो हैं वो फैट सेल्स पे काम करते हैं। तो ओबेसिटी में फैट्स को घटाने के लिए बॉडी में उनका क्या रोल है, इस पर काफ़ी रिसर्च चल रही है। फिर दूसरे नंबर पे दवाएं आ गई एंटीकोलिनर्जिक, और तीसरे नंबर पे डायरेक्टली एक्टिंग, जिनको मिथाइल ज़ैंथिन्स भी कहते हैं। तो आपको मैं लगातार शुरू से बताते आ रहा हूँ कि 3 किस्म की दवाएँ होती हैं दोस्तों। एक होती है जिसको हम बोलते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट, इसमें अभी मैंने आपको साबा और लाबा बताया। दूसरे नंबर पे एंटीकोलिनर्जिक, और तीसरे नंबर पे डायरेक्टली एक्टिंग या मिथाइल ज़ैंथिन्स। इनके बारे में मैंने आपको बताया ये कभी ड्रग ऑफ चॉइस होती थी, लेकिन 3 वजहों से कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, दूसरे ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होते हैं, हमारे बॉडी की बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके साथ इनके डोज को घटाना बढ़ाना पड़ता है, इनका सेफ्टी मार्जिन बहुत कम होता है। यानी थोड़ा सा भी डोज अगर किसी वजह से ज़्यादा हो गया तो पर्सन को काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, और ज़्यादा अगर डोज ज़्यादा हो गया तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इनको अब थर्ड एज एडजुवेंट काम करते हैं। पहले हम काम चलाने की कोशिश करते हैं एक में से, इन दोनों में से, या दोनों का कॉम्बिनेशन, साथ में इनहेल्ड स्टेरॉइड। और अगर नहीं हमारा काम चलता पेशेंट को, तब हम इनको ऐड करते हैं। तो ये एडजुवेंट की तरह काम करती हैं। अब हम लोग पहले ब्रोंकोडाइलेटर यानी सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में बात करेंगे। और सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट साबा, जिसमें क्विक एक्टिंग होते हैं, इसीलिए इनको रिलीवर कहते हैं, इसीलिए इनको रेस्क्यूअर करके कहते हैं। पेशेंट को सीवियर अटैक पड़ा हुआ है, ना सांस अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है, पेशेंट ने इनहेलर लिया, इमीडिएट रिलीफ मिल गया उसको, इसीलिए इनको रेस्क्यूअर भी बोला जाता है। 3 मेनली होते हैं। एक डिकेड से चला आ रहा है सैल्ब्यूटामोल, जिसको एल्ब्यूटेरॉल भी बोलते हैं कुछ कंट्रीज़ में।
उसका एक लेवो आइसोमर लेवोसेल्ब्यूटामोल, सेल्ब्यूटामोल के कुछ एक आध ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो लेवोसेल्ब्यूटामोल में नहीं होते, जैसे हाइपोकलीमिया। अगर कोई पेशेंट आईसीयू में भर्ती है और उस पेशेंट को ब्रोंकियल एज़मा भी है और बीमारियां भी हैं या सीओपीडी भी साथ में है और आप दिन में 4 से 6 बार उसको सेल्ब्यूटामोल से नेबुलाइज करा रहे हैं और साथ में किसी वजह से सीकेडी या किसी भी कारण की वजह से उसका पोटेशियम भी कम है और उस पेशेंट में पोटेशियम में आप बार बार सेल्ब्यूटामोल से नेबुलाइज करा रहे हैं, तो हाइपोकैलीमिया होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। लेवोसेल्ब्यूटामोल में ऐसा नहीं होता है। और तीसरा टर्ब्यूटालिन, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में, ओरल सिरप वगैरह के फॉर्म में आता है। तो ये 3 साबा चले आ रहे हैं बहुत समय से, बहुत डिकेड से। लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, इसमें से ज़्यादातर 1-2 को छोड़ दें, दिन में 2 बार दिए जाते हैं। सबसे पॉपुलर है फॉर्मोटेरॉल, यानी कि सबसे पहला है सेलमेट्रॉल। तो ये जो लाबा होते हैं शॉर्ट एक्टिंग के साथ, क्यों इनको रेस्क्यूअर कहते हैं? क्योंकि अगर आप इनहेल्ड तरीके से दे रहे हैं तो बहुत कम समय में 2-3 मिनट में इनका असर शुरू हो जाता है, इनका इफेक्ट शुरू हो जाता है। ये ब्रोंकोडायलिटेशन कर देते हैं और पर्सन को रिलीफ मिल जाती है, इसीलिए इनको रेस्क्यूअर कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं तो दिन में कई दफ़े इनका यूज़ करना पड़ता है। लाबा जो सबसे पहला लाबा था, सेलमेट्रोल जो डेवलप हुआ था, ये लंबे समय काम करते हैं। इसमें से मोस्टली दिन में 2 बार बीडी डोज में दिए जाते हैं, एक आध इसमें ऐसे हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, जो ओडी डोज में दिए जाते हैं। बस इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है, यानी पेशेंट को एक्यूट अटैक अगर पड़ा है तो लाबा उसमें उतना फ़ायदा नहीं करेगा, उसमें हमको साबा देने पड़ेंगे। तो बहुत सारे क्रॉनिक एस्मा के पेशेंट होते हैं, क्रॉनिक सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, जिनको स्टेरॉइड के साथ हम फॉर्मेटरॉल दे रहे हैं या स्टेरॉइड के साथ सेलमेट्रॉल दे रहे हैं या स्टेरॉइड के साथ एयर फॉर्मेटरॉल दे रहे हैं या बचे हुए 3 में से कोई दे रहे हैं। देते स्टेरॉइड के साथ ही हैं, अकेले नहीं देते। क्यों, इसके विषय में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ऐसे पेशेंट में मेंटेनेंस थेरेपी इसको कहते हैं। पेशेंट में अटैक आने की आशंका कम होती है, लेकिन मान लीजिए उसको अचानक से अटैक आ जाए तो ऐसे पेशेंट को हमेशा सलाह दी जाती है कि अपने साथ साबा का या तो इनहेलर रखें या रोटाहेलर रखें, जिससे इमीडिएट अटैक में ये रेस्क्यूअर की तरह काम कर सकें। तो दोनों एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एसओएस बेसिस पे यूज़ किए जाते हैं, ये क्रॉनिक मेंटेनेंस थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं। क्रॉनिक मेंटेनेंस थेरेपी में भी अगर हम लाबा को यूज़ कर रहे हैं और उस दौरान अगर एक्यूट अटैक पड़ता है तो पेशेंट को साबा का सहारा लेना पड़ता है, यानी उसको या तो सेल्ब्यूटामोल इनहेलर या रोटाहेलर या लेवोसेल्ब्यूटामोल इनहेलर या रोटाहेलर या टर्ब्यूटालिन का इंजेक्शन जो आईवी लेना पड़ेगा, क्योंकि सिरप का ऑनसेट ऑफ इफेक्ट थोड़ा सा देर में होगा। तो दोस्तों 3 किस्म के जो ब्रोंकोडायलेटर हैं उसमें हम लोगों ने सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में जाना कि सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट हमारे कौन कौन से हैं, और इनके विषय में हमने कंसेप्ट जानी कि इनको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम लोग बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करना शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बीटा 2 एगोनिस्ट की बात करें तो बीटा 2 एगोनिस्ट में बेसिकली इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये थ्योरी के पर्पज से है, जो फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वाइवा में पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है या शॉर्ट नोट आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये बीटा 2 रिसेप्टर ब्रोंकियल वॉल में होते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। इनके स्टिमुलेशन से साइक्लिक एएमपी एंजाइम ब्रोंकियल मसल में बढ़ जाता है। साइक्लिक एएमपी कहीं भी बॉडी में अगर बढ़ जाएगा मसल्स को रिलैक्स करेगा, तो ब्रोंकियल मसल्स अगर रिलैक्स होंगी तो ब्रोंकोडायलेटेशन हो जाएगा। और आपको बताया हमको सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट क्यों देने हैं, क्योंकि बीटा 1 वाले हार्ट पे काम करते हैं। अब इन 2 दवाओं के विषय में बात कर लें। एड्रीनेलिन बीटा 1, बीटा 2 और अल्फा एगोनिस्ट भी होता है, और आइसोप्रेनालिन ये बीटा 1 और बीटा 2 एगोनिस्ट होती है। तो जब ये बीटा 2 एगोनिस्ट नहीं इन्वेंट किए गए थे तो एड्रीनेलिन एक्यूट अटैक में दिया जाता था। आज भी अगर बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टरी ब्रोंकियल एस्मा का अटैक है, किसी चीज़ से नहीं सही हो रहा, तो हम लोग सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर एड्रीनेलिन का यूज़ करते हैं। हालांकि उसके हार्ट पे भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन उस समय पेशेंट का जान बचाना ज़रूरी होता है। तो और आपको मैंने बताया 2 कैटेगरी में है, साबा और लाबा। तो पहले हम लोग साबा की बात करते हैं।
सैल्ब्यूटामोल जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये साबा है तो इसका एक्शन फास्टर होगा लेकिन शॉर्ट एक्टिंग होगा। एडवर्स इफेक्ट्स मसल ट्रेमर्स, पैल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, थ्रोट इरिटेशन, एंकल एडमा। लेकिन ये तभी होंगे जब हम इनको ओरली देंगे, पर ओरली देंगे या इंजेक्शन से देंगे। इनहेलर से देते हैं या रोटाहेलर से देते हैं या नेबुलाइजर से देते हैं तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं, पेशेंट रिपोर्ट नहीं करता। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हाइपोकलीमिया इससे हो सकता है। यूँ तो ये हाइपोकलीमिया ऐसा मायने नहीं रखता, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी पेशेंट में ऑलरेडी हाइपोकलीमिया चला आ रहा है, आपके हॉस्पिटल में एडमिट है या किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, और उस पेशेंट में अगर आप सैल्ब्यूटामोल का इनहेलेशनल डोज नेबुलाइज़र के द्वारा दिन में 4 से 6 बार दे रहे हैं तो उस हाइपोकैलीमिया को ये प्री डिस्पोज करता है। तो ऐसे पेशेंट में हमको खास ध्यान रखना पड़ता है पोटेशियम सप्लीमेंटेशन ओरल या आईवी कैसे किया जाए। दूसरा क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, तो यूजुअली ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन नहीं करता, लेकिन अगर आपके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट ऐसा है जिसको क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है ईसीजी में, या और ऐसी कोई दवा हम यूज़ कर रहे हैं जैसे फेक्सोफेनाडिन वगैरह हो गए जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करते हैं, तो उनके साथ ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कर सकता है अगर इसको हम ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी में यूज़ करें। सैल्ब्यूटामोल एस्थलीन नाम से बहुत कॉमन आता है। अगर हम इसके डोज की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं नेबुलाइज़र सॉल्यूशन आते हैं जिनको हम लोग रेस्प्यूल कहते हैं, 2.5 mg दिन में 3 से 4 बार, लेकिन इसको मैक्सिमम 6 बार तक एक दिन में दिया जा सकता है। एरोसॉल आप रोटाहेलर के जैसा भी दे सकते हैं, आप इनहेलर से भी दे सकते हैं। तो 180 माइक्रोग्राम 4 to 6 आवरली, वही अगर 4 आवरली दे रहे हैं तो दिन में 6 बार, 6 आवरली दे रहे हैं तो दिन में 4 बार, लेकिन 12 पफ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए दिन में। टेबलेट या सिरप में 2 to 4 mg, लेकिन 32 mg पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेबलेट या सिरप का यूज़ डिस्करेज किया जाता है क्योंकि ये सारे मसल ट्रेमर, पैल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, ये सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स इसमें होते हैं जो कि ओरल या सिरप या सिस्टेमिक यूज़ में होते हैं। तो हम लोग यूज़ बेसिकली इनको इनहेलर या नेबुलाइज़र या रोटाहेलर के तौर पे करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी के बाहर है तो टेबलेट सस्ती आती है एस्थलीन की, तो उसको ये साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े होने की आशंका रहती है। आप पहले से उसको काउंसिल करके रखते हैं तो पेशेंट ड्रग को डिसकंटिन्यू नहीं करता। अब इस सीरीज़ में अगर हम लोग दूसरी दवा की बात करें तो दूसरी दवा का नाम है दोस्तों, उस दवा को हम लोग बोलते हैं लेवोसैल्ब्यूटामोल। आपको बताया था कि ये हार्ट पर टैकीकार्डिया और हाइपोकलीमिया नहीं करती। सो इफ़ अ पेशेंट इज़ एडमिटेड इन आईसीयू तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम 4 आवरली एस्थलीन, इट्स बेटर हम उसको लेवोसैल्ब्यूटामोल, जो लेवोलिन नाम से काफ़ी कॉमन आता है, उसको दें। और नेबुलाइज़र के सॉल्यूशन के तौर पे इसका डोज लिखा हुआ है, और एरोसॉल माने रोटाहेलर या इनहेलर के तौर पे भी इसका डोज लिखा हुआ है। और ये इसके नीचे जो डोज लिखे हुए हैं, अगर एक्यूट एक्साजर्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो यही डोज लगभग डबल करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर 0.63, यहाँ पर 1.2, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, तो ये डोज दिए जा सकते हैं। लेकिन चाहे सैल्ब्यूटामोल हो चाहे आपका लेवोसैल्ब्यूटामोल हो, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 से 6 घंटे ही होता है, तो दिन में इनको 4 से 6 बार तक हमको देना पड़ता है। अगर पेशेंट में हम साबा यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट को क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, एक्यूट प्रॉब्लम है, 2-3 दिन की प्रॉब्लम है, तब इनका यूज़ इस तरीके से किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा मैंने आप लोगों को बताया था, जो थर्ड बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, तो थर्ड बीटा 2 एगोनिस्ट में हमारे पास, मैंने आपको पहले नाम बताया, उसको हम लोग बोलते हैं टर्ब्यूटालिन। सो दिस इज़ द थर्ड बीटा 2 एगोनिस्ट विच इज़ नोन एज टर्ब्यूटालिन। ये भी बहुत कॉमन है सिरप्स में, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये सिरप में, और बहुत सारे सिरप टर्ब्यूटालिन को कंटेन करते हैं। और ऐसा क्लेम किया जाता है कि सैल्ब्यूटामोल से जो मसल ट्रेमर्स होते हैं या पैल्पिटेशन होते हैं वो सैल्ब्यूटामोल के तुलना में कम होते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, ये हम इसको देते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में या ओरल फॉर्म में, तो इसको हम लोग
इनहेल्ड फॉर्म में नहीं दे सकते। तो और मैक्सिमम डोज इसका 15 mg पर डे होता है टर्ब्यूटालिन। तो आपको 3 साबा साथियों याद रखने हैं और तीनों साबा के मैंने आपको नाम बता दिए। पहला होगा सैल्ब्यूटामोल, इसका कॉमन ब्रांड नेम एस्थलीन होता है। दूसरा हो गया आपका लेवोसैल्ब्यूटामोल, कॉमन ब्रांड नेम लेवोलिन होता है। और टर्ब्यूटालिन, ये तीनों ही काफ़ी कॉमन होते हैं। अब मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि साबा अटैक को प्रिवेंट नहीं करते, प्रिवेंट करने वाली दवाएं अलग होती हैं। लाबा यानी लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट अटैक को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन अकेले उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। साबा शुड बी यूज टू कंट्रोल एक्यूट अटैक ओनली। अगर आप सोचते हैं कि हम रेगुलर यूज़ करें जिससे पेशेंट को अटैक ही ना आए, तो इससे ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी पेशेंट की इंटर्न बढ़ जाती है, उसका ब्रोंकियल एस्थमा और वर्सन हो जाता है और कुछ महीनों के बाद टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। फिर ये साबा काम नहीं करते। सो साबा, आई अगेन इंसिस्ट, इनको SOS बेसिस पे यूज़ किया जाता है। और हाँ, ये ज़रूर है जिन पेशेंट में क्रॉनिक मेडिकेशन है उनको हम लोग साबा ना देकर लाबा यानी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और साथ में स्टेरॉयड के कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं। स्टेरॉयड या तो अकेला देते हैं या लाबा के साथ देते हैं, क्योंकि लाबा भी अगर लंबे समय तक अकेले हम देंगे तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है कि ब्रोंकियल वॉल हाइपर एक्टिव हो जाएगी, तो एज़मा वर्सन हो जाएगा, उसके अटैक ज़्यादा पड़ेंगे और टॉलरेंस होने की वजह से फिर इनकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल अपने पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी को क्रॉनिक ब्रोंकियल एस्मा है तो उसमें सबसे पहले तो हम लोग जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो हमारे इनहेल्ड स्टेरॉयड होते हैं। अगर उससे काम नहीं चलता तो इनहेल्ड स्टेरॉयड प्लस लाबा, और साबा का रोल SOS बेसिस पे होता है। इसके विषय में आपको मैंने विस्तार पूर्वक बताया। अब जो हम लोग अपना अगला स्लाइड के विषय में बात करेंगे वो स्लाइड अब आएगी साथियों, जिसको हम लोग बोलते हैं लाबा। अभी तक आपको बताया कि 2 किस्म के हमारे पास टोटल बीटा 2 एगोनिस्ट हैं, साबा और लाबा। तो अब हम लोग साबा 3 पढ़ चुके, सैल्ब्यूटामोल पढ़ चुके हैं, लेवोसैल्ब्यूटामोल पढ़ चुके हैं और साथ में टर्ब्यूटालिन पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट लाबा। और शुरू में ही मैंने लिखा है, देखिए रेड पेन से, शुड बी यूज्ड विद इनहेल्ड स्टेरॉयड। अकेला यूज़ अगर करेंगे इनका लगातार लंबे समय तक तो वही प्रॉब्लम होगी, ब्रोंकियल वॉल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो अटैक बार बार होंगे, टॉलरेंस डेवलप होगी, थोड़े समय बाद इनका डोज बढ़ाना पड़ेगा और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि ये इनफेक्टिव हो जाए। सबसे पुराना जो लाबा था वो सेल्मेट्रॉल, फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग विद स्लो ऑनसेट, तो एक्यूट अटैक में किसी काम का नहीं है। लॉन्ग टर्म रिस्क आर लाइक साबा, जैसा कि मैंने बताया अकेला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सो नॉट यूज्ड, लार्जली रिप्लेस बाय फॉर्मेट्रॉल। आजकल सेल्मेट्रॉल नहीं, आप ज़्यादातर फॉर्मोमेट्रॉल को देखेंगे और ये रटने वाली चीज़ें हैं। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो खुद ही आपको याद हो जाएंगी कि क्या इनकी डोजिंग होती है। बस फिर मैंने देखिए लाल पेन से लिखा हुआ है, शुड बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद स्टेरॉइड्स। पहले इनहेल्ड स्टेरॉइड के साथ इनका जो कॉम्बिनेशन आता है वो, और जो आज के समय में सबसे पॉपुलर हमारा है उस दवा का नाम है साथियों फॉर्मोटेरॉल। तो अब हम लोग फॉर्मोटेरॉल की तरफ आ रहे हैं, ये भी लाबा है। हालांकि सेल्मेट्रॉल की तुलना में इसका एक्शन थोड़ा सा फास्ट होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं कि इसको हम लोग सिम्टोमेटिकली यूज़ करें। और ये लाबा ऑफ चॉइस है आजकल लगभग, शुड बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद स्टेरॉइड। लेकिन ये राइडर इसके साथ भी जुड़ा हुआ है कि अगर हम नई स्टेरॉइड के साथ यूज़ करेंगे, अकेला इसको यूज़ करेंगे लॉन्ग टर्म में, दिन में 2 बार दिए जाते हैं, ये सेल्मेट्रॉल भी दिन में 2 बार दिया जाता है और ये फॉर्मेटेरॉल भी दिन में 2 बार दिया जाता है BD डोज में, तो वही होगा, ब्रोंकियल वॉल की हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, अटैक होने के फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और टॉलरेंस हो जाएगी। और अगर एमियोडारोन के साथ दे रहे हैं तो QT प्रोलॉन्गेशन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस इन ICU सेटिंग पेशेंट इज एडमिटेड and already patient is having amiodarone because of some arrhythmia, ventricular arrhythmia, और उसमें हम साथ में फॉर्मेटेरॉल दे रहे हैं,
तो ये इट में कॉज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, सो दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। इसको आप लोग अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं, इसका एक आइसोमर होता है जिसको एयर फॉर्मेटरॉल कहते हैं, ये फॉर्मेटरॉल की तरह ही होता है। इसके साथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है जो हमको मालूम होना चाहिए। लाइनाजोलेट एक ड्रग होती है एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करती है। अब मान लीजिए आपके आईसीयू में एक ऐसा पेशेंट भर्ती है जिसको लाइनाजोलेट यूज़ हो रहा है, उसको ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है और उसके साथ आप उस पेशेंट को एयर फॉर्मेटरॉल दे रहे हैं। तो ये लाइनाजोलेट क्या करती है, एयर फॉर्मेटरॉल की मेटाबॉलिज्म कम कर देती है, तो इसका प्लाज्मा लेवल बढ़ जाता है, तो पेशेंट का बीपी शूट होने का आशंका रहता है। तो ये आपको प्रैक्टिकल पॉइंट मैंने बताए दो। एक तो बताया इसमें फॉर्मेटरॉल में कि एम्यूडोरॉन के साथ क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हो सकता है, और दूसरा एयर फॉर्मेटरॉल में कि इसके साथ लाइनाजोलेट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए होती है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है, और ये भी बीडी डोज में दी जाती है। तो बीडी डोज में एयर फॉर्मेटरॉल भी देते हैं, फॉर्मेटरॉल भी देते हैं, और सेलमेट्रॉल भी बीडी डोज में ही दिया जाता है। हालांकि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है हमारे कंट्री में फॉर्मेटरॉल, सभी जगह इसका यूज़ होता देखेंगे। अब अगर हम लोग अपने अगले स्लाइड की बात करें, नेक्स्ट, तो फिर और हमारे जो लाभा हैं अब हम उनके विषय में जानेंगे। 3 लाभा के बारे में बात किया हम लोगों ने। तो आजकल ये काफ़ी पॉपुलर रिसर्च का विषय है, बहुत सारे वेबिनार हो रहे हैं, इस पे सेमिनार हो रहे हैं, फार्मा कंपनीज पुश कर रही हैं इसको। इंडासिट्रॉल के साथ जो मुझको समझ में आता है, द ओनली एडवांटेज विद इंडासिट्रॉल इज़ कि इसको ओडी यूज़ कर सकते हैं, वंस डेली, इन्हेलर के तौर पे वंस डेली इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसका ग्लाइकोपायरोलेट के साथ कॉम्बिनेशन आता है। नाउ दिस ग्लाइकोपायरोलेट इज़ एंटीकोलिनर्जिक। आपको मैंने बताया था कि सीओपीडी में जो मेजर पैथोजेनेसिस होती है, अपने पहले लेक्चर में उसको आप सुनिएगा, देखिएगा, तो उसमें पैथोजेनेसिस में ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन के साथ साथ बहुत सारा म्यूकस भी निकलता है। तो ये इनहेल्ड अगर इंडासिट्रॉल है, इसके साथ ग्लाइकोपायरोलेट दे दें, ये एंटीकोलिनर्जिक होती है, ग्लाइकोपायरोनियम ब्रोमाइड के नाम से शॉर्ट नेम है, आती है। तो होता क्या है, 2 चीज़ें, इंडासिट्रॉल तो आप ब्रोंकोडायलिटेशन करेगा और ग्लाइकोपायरोलेट म्यूसिन के प्रोडक्शन को कम करेगी। तो सीओपीडी में इंडासिट्रॉल ओडी का यूज़ काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है इन कॉम्बिनेशन विद ग्लाइकोपायरोलेट। एक तो ओडी काम करती है, लेकिन कुछ चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं जो बाकियों के साथ नहीं थी, फॉर्मेटरॉल के साथ नहीं थी, सेलमेट्रॉल के साथ नहीं थी। जैसे 10% से ज़्यादा लोग में इन्हेलेशन इसका डोज लेने के बाद कफ होता है 15-20 मिनट के लिए, 5% लोगों में हेडेक होता है, और नेजोफेरेंजाइटिस 6.5% लोगों में होती है, 6.5, एंड 5.1% पीपल एक्सपीरियंस headache. So these should not be neglected. So if a patient who is otherwise okay and comes to your OPD and say कि मेरे को न्यूअर ऑनसेट हेडेक है और आप ड्रग हिस्ट्री ले रहे हैं और उसमें इंडासिट्रॉल का यूज़ आ रहा है, तो अलर्ट हो जाएं, ये इंडासिट्रॉल के वजह से भी हो सकता है। तो द ओनली एडवांटेजेस, 2 advantages which I can see, one, it can be used with the combination of glycopyrrolate. So in COPD patients it works by through 2 things. One, bronchodilation because it is LABA, and second, glycopyrrolate reduces the mucin secretion, and these are the adverse effects. Then the next one is, you can see it's written here, vilanterol, and of course this is olodaterol. These are used either with, again, anticholinergic or with the steroid. Again to say, SABA used on SOS basis, short acting beta 2 agonist. LABA, long acting beta 2 agonist, are not used alone. These are used in combination with steroid. And as you can see, इंडासेट्रॉल स्टेरॉइड के साथ साथ ग्लाइकोपायरोलेट भी उसमें हम लोग देते हैं। ग्लाइकोपायरोलेट म्यूसिन के सिक्रीशन को कम करता है। अगर आप देखेंगे ये वायलेंटरॉल में आप देखिएगा कि फ्लूटिकासोन स्टेरॉइड और ह्यूमेक्लिडोनियम, ये भी एक एंटीकोलिनर्जिक होता है जो म्यूकस सिक्रीशन को कम करता है। इसके साथ इसके इनहेलर्स वगैरह आते हैं
और एडवर्स इफेक्ट इसके भी वही हैं। नेजोफेरेंजाइटिस 9% लोगों में, URTI हो सकता है, हेडेक 7% और ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस 6%। तो आगे चलकर हम लोग अपने इस सीरीज़ के तीसरे और कंक्लूडिंग लेक्चर में बात करेंगे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेल्ड लेने के बाद हमेशा गार्गल करना चाहिए, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर हम इनहेल्ड लेते हैं तो टंग के पीछे फेरिंग्स में जाकर वो डिपॉजिट हो सकते हैं, वहाँ की लोकल इम्यूनिटी कम हो सकती है, कैंडिडा का इन्फेक्शन हो सकता है, ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, उसका रिस्क यहाँ पर भी होता है। तो गैर्गलिंग आवश्यक है। और बाकी इसके डोजेज़ लिखे हुए हैं कि क्या क्या डोजेज़ हैं। जो ओलोडेट्रॉल है वो भी वायलेंटेरॉल के जैसा ही है, तो इसका यूज़ भी सिंगल नहीं करते, इसका यूज़ भी हम लोग या तो करते हैं इनहेल्ड स्टेरॉइड के साथ, और साथ में ये भी मिले होते हैं एंटीकोलिनर्जिक, जैसे कि आपने देखा यूमिक्लिडीनियम जो है वो वायलेंटेरॉल के साथ मिला हुआ है, और जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि ग्लाइकोपायरोलेट है वो इंडासेटेरॉल के साथ कॉम्बिनेशन में एज इनहेल्ड दिया जाता है। तो द मैसेज इज साबा तो हमको यूज़ करने हैं केवल शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए, जिनको अटैक महीने में एक बार, हफ्ते में एक या दो बार, दिन में एक आध दफ़े आता है। लाबा क्रोनिक मेंटेनेंस थेरेपी की तरीके से यूज़ करने हैं, लेकिन अकेले नहीं यूज़ किए जाते। उसके आपको मैंने रीज़न बताए। अकेले यूज़ करने से जो ब्रोंकियल वॉल है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म में टॉलरेंस डेवलप हो सकती है। तो लाबा में आपको मैंने 5-6 एग्जांपल्स बताए। फॉर्मेटेरॉल आप याद रख सकते हैं, जो आपको मैंने अभी लास्ट में बताया। इंडेसिमेटेरॉल ये आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, ख़ासतौर पे COPD के पेशेंट में। अब हम लोग साथियों बात करेंगे दूसरे किस्म के ब्रोंकोडायलेटर्स की, और दूसरे किस्म के जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं वो एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर्स, इनको एंटी मस्करेनिक भी कहते हैं। आप लोगों के रिवीजन के लिए बता दूं, फिजियोलॉजी की चीज़ है कि जैसे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें 2 रिसेप्टर होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पर फिर अल्फ़ा के प्रकार होते हैं, बीटा के 3 टाइप्स होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ऐसे ही कोलिनर्जिक सिस्टम में 2 रिसेप्टर होते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। मस्करेनिक रिसेप्टर्स 2 किस्म के होते हैं, 5 किस्म के, M1, M2, M3, M4, M5। तो जो सबसे कॉमन ब्रोंकियल वॉल में पाया जाता है वो M3 मस्करेनिक रिसेप्टर पाया जाता है। तो ये जो एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर्स हैं ये बेसिकली इस M3 रिसेप्टर को टारगेट करती हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर को। अगेन इट होल्ड्स थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस, वाइवा में और शॉर्ट नोट्स में बहुत काम आता है। सो दिस M3 receptor is present on smooth muscles epithelium of bronchial wall and the mucin glands also. So once you are giving anti-muscarinic, I mean some drug which is blocking this M3 receptor, what the actions would be? स्मूथ मसल्स, जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस हो रहा था, अगर आप इन दवाओं को देते हैं तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को ब्रोंकोडायलेटर में बदल देगा, और ग्लैंड्स जो M3 की वजह से ज़्यादा म्यूसिन निकाल नहीं थी, आप एंटी मस्करेनिक दे रहे हैं कोई, जैसे आइप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम, ग्लाइकोपाइरिनियम अभी आपको बताया, तो ये म्यूसिन के प्रोडक्शन को कम करेंगी। सो दीज आर द एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर्स फ्रेंड्स, एंड दीज मेनली वर्क थ्रू M3 रिसेप्टर ब्लॉकर। M3 रिसेप्टर के 2 काम होते हैं। पहला काम कि स्मूथ मसल ब्रोंकियल वॉल में ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और म्यूसिन का सिक्रीशन करता है। तो अगर हम M3 को ब्लॉक कर दें, एंटीकोलिनर्जिक नाम में लिखा हुआ है एंटी, तो ये स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, ब्रोंकोडायलेटेशन हो जाएगा और म्यूसिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। म्यूसिन म्यूकस का प्रोडक्शन आपको लगातार बताते आ रहा हूँ हमारे पहले लेक्चर के सीरीज से कि COPD में ज़्यादा महत्व रखता है। तो इसीलिए जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो COPD में ज़्यादा काम की होती हैं। अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स में आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही हैं। आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड अपने शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के वजह से ये इनहेल्ड वे में ही दिए जाते हैं, ख़त्म हो रहा है क्योंकि इसको दिन में 4-5 बार देने की ज़रूरत होती है। टायोट्रोपियम ब्रोमाइड सिंगल यूज़ 24 घंटे से ज़्यादा, 26-28 घंटे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, और इसकी जो एफिकेसी होती है वो आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड से ज़्यादा होती है।
तो टायोट्रोपियम ब्रोमाइड हैज़ लार्जली रिप्लेस्ड आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एवरीवेयर। तो वंस टायोट्रोपियम ब्रोमाइड वाज नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री, तब हम आइप्राट्रोपियम देते थे, आइप्रावेंट नाम से आता था। अभी ये टायोट्रोपियम 12 माइक्रोग्राम या 18 माइक्रोग्राम का डोज होता है, सिंगल यूज डोज होता है। और 2 दवाएं ग्लाइकोपाइरोनियम ब्रोमाइड और यूमेक्लिडीनियम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये कॉम्बिनेशन में भी दी जा सकती हैं और ये अकेले भी दी जा सकती हैं। इन दोनों दवाओं का जो प्राइमरी रोल होता है ग्लाइकोपाइरोनियम और यूमेक्लिडीनियम का, ब्रोंकोडाइलेटेशन का नहीं होता। इन दोनों का प्राइमरी रोल म्यूसिन प्रोडक्शन को कम करना होता है, जबकि आइप्राट्रोपियम ट्राइपोट्रोपियम ब्रोंकोडाइलेटेशन भी करती हैं, म्यूसिन प्रोडक्शन को भी कम करती हैं। तो इसीलिए ये 2 ज़्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन अगर पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, ट्रिक्योस्टमी पर है और उसको बार बार रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक हो रहा है, तो ग्लाइकोपाइरोनियम से उसको हम म्यूकस सिक्रीशन को कम कर सकते हैं, यूमेक्लिडीनियम से उसके म्यूकस सिक्रीशन को कम कर सकते हैं, तो उसका जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो क्लियर होता है। फिर इसी में अब हम लोग साथियों आगे बात करते हैं। आपको आइप्राट्रोपियम के बारे में बताता हूँ, टायोट्रोपियम के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये जो एंटीकोलिनर्जिक दवाएं हैं, जो 4 हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है आइप्राट्रोपियम और दूसरा नाम टायोट्रोपियम। शॉर्ट एक्टिंग होती है आइप्राट्रोपियम, आपको पहले भी बता चुका हूँ, 4 से 6 घंटे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। टायोट्रोपियम 24 घंटे से ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, ओडी यूज़ करते हैं। सो टायोट्रोपियम हैज़ लार्जली रिप्लेस्ड आइप्राट्रोपियम। नाउअडेज the only practically you would be seeing the use of tiotropium, not the ipratropium. इनहेल्ड डोज के तरीके से इनको यूज़ करते हैं केवल, और इनहेलेशन डोज में इनके मिनिमल एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और हालांकि एंटीकोलिनर्जिक्स, आपको ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, उसको रिवाइज करिएगा कि सबसे ज़्यादा एफिकेशियस, सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रोंकोडाइलेटर बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सीओपीडी की बात करें या एज़मेटिक ब्रोंकाइटिस की, यानी इस किस्म का एज़मा जिसमें ब्रोंकाइटिस का कंपोनेंट ज़्यादा होता है, या साइकोजेनिक एज़मा तो जिसमें ब्रोंकाइटिस वाला कंपोनेंट ज़्यादा होता है, या सीओपीडी के पेशेंट में, तो म्यूकस प्रोडक्शन एक बड़ा इश्यू होता है। तो एंटीकोलिनर्जिक हालांकि कम एफिकेशियस हैं, कम पावरफुल हैं बीटा 2 एगोनिस्ट से, चाहे साबा हों चाहे लाबा हों, लेकिन सीओपीडी के पेशेंट में, एज़मा के पेशेंट में और साइकोजेनिक एज़मा के पेशेंट में ये पेशेंट्स बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं आइप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम को। और जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो टायोट्रोपियम है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो रेगुलर मेंटेनेंस डोज ऑफ टायोट्रोपियम हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एपिसोड्स ऑफ सीओपीडी एक्सासर्वेशन ऑल्सो। आइप्राट्रोपियम दिन में 3 से 4 बार, कभी कभी 5 से 6 बार। टायोट्रोपियम 12 से 18 माइक्रोग्राम ओडी, आमतौर पे शाम के वक्त इसको दिया जाता है, इवनिंग में। तो पेशेंट को जो मॉर्निंग एक्सासर्वेशन सीओपीडी का होता है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। सो दिस इज़ अबाउट 2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीकोलिनर्जिक drugs. One is ipratropium, other is tiotropium. Both are used exclusively by inhalation method. This is the reason कि इनके जो एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो देखने को नहीं मिलते। और एक ख़ास बात आपको मैंने बताई कि रेगुलर जो मेंटेनेंस डोज होता है टायोट्रोपियम का, वो सीओपीडी एक्सासर्वेशन के जो अटैक होते हैं उनको भी रिड्यूस करने में मदद करता है। सो लॉट मैनी पेशेंट्स ऑफ सीओपीडी कभी कभी सिंगल केवल टायोट्रोपियम ओडी डोज पर ही मेंटेन करते रहते हैं। कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं माइल्ड कैटेगरी के, फिर उनमें थोड़ा ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो फिर हम उसको उनमें लाबा ऐड करते हैं। लेकिन लाबा जैसा कि बताया अकेले यूज़ नहीं होता, उसमें हमको स्टेरॉइड का यूज़ करना पड़ता है। फिर इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं बचे हुए जो हमारे एंटीकोलिनर्जिक हैं। तो 2 एंटीकोलिनर्जिक सबसे पॉपुलर हमने बात कर ली। इसके अलावा ग्लाइकोपाइरोनियम है, ये टायोट्रोपियम के जैसा ही है, इनहेलर रोटाहेलर नेबुलाइज़र 50 माइक्रोग्राम, और यूमेक्लिडीनियम इसका 62.5 62.5 माइक्रोग्राम डोज होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दोनों ब्रोंकोडाइलेटेशन नहीं करते, ये प्राइमरीली म्यूसिन के सिक्रीशन को
रोकते हैं तो आईसीयू में आप ट्रिकेओस्टमी वाले पेशेंट में या जिनमें कॉफिंग खुद से नहीं हो पा रही है, जिनमें बहुत ज़्यादा इश्यू है स्पुटम को बाहर आने का, आप देखेंगे कि इन दोनों दवाओं को यूज़ किया जाता है। तो दो किस्म के हम लोगों ने साथियों ब्रोंकोडाइलेटर्स डिस्कस करे। पहला जो ब्रोंकोडाइलेटर था वो था बीटा 2 एगोनिस्ट, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसके दो टाइप्स हो गए, साबा और लाबा। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट सेल्ब्यूटामोल, लेवोसेल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन, और लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट सैल्मेट्रॉल और सबसे कॉमन फॉर्मोटेरॉल और इंडासेटरॉल। जैसा कि मैंने बताया ओडी डोज के वजह से और ग्लाइकोपायरोनियम में ऐड होने के वजह से स्टेरॉइड के साथ आजकल इसका रेशनल ज़्यादा हो रहा है सीओपीडी के पेशेंट्स में। तीसरे किस्म के जो ब्रोंकोडाइलेटर्स आते हैं उनको डायरेक्टली एक्टिंग कहते हैं, क्योंकि वो किसी रिसेप्टर के थ्रू काम नहीं करते और वो एक खास केमिकल ग्रुप होता है मिथाइल ज़ैंथीन। दोस्तों, उस मिथाइल ज़ैंथीन ग्रुप से आते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने लाल पेन से इसमें लिखी हुई हैं, और लाल पेन से लिखने के पीछे रीज़न क्या है, आज के 50 साल पहले दीज यूज टू बी ड्रग ऑफ चॉइस। आज भी जो पुराने डॉक्टर हैं उनके पास कोई सीओपीडी एस्मा का पेशेंट जाता है, वो टेरिफाइलिन दवा या यूनिकॉन्टिन दवा ये लिखने में यकीन करते हैं। लेकिन हमारे पास ज़्यादा सेफ बीटा 2 एगोनिस्ट, ज़्यादा सेफ एंटीकोलिनर्जिक दवाएं आ गई हैं, तो हम इन दवाओं का प्रयोग डायरेक्टली एक्टिंग यानी मिथाइल ज़ैंथीन का नहीं करते। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो है नाउ रिजर्व ड्रग। जब बीटा 2 एगोनिस्ट और एंटीकोलिनर्जिक का कॉम्बिनेशन और स्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन सब करके देख लिया, लेकिन पेशेंट को पूरा आराम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा हैं। नैरो सेफ्टी मार्जिन है। नैरो सेफ्टी मार्जिन आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा। नैरो सेफ्टी मार्जिन तब कहते हैं जब किसी दवा का डोज थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो टॉक्सिक इफेक्ट होने की आशंका रहती है, और इसके ड्रग इंटरैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ड्रग इंटरैक्शन के साथ साथ बॉडी की बहुत सारी डिजीजेस, पेशेंट स्मोक कर रहा है तो इसका डोज मॉडिफाई करना है, CHF है तो डोज मॉडिफाई करना है, रीनल फेलियर है तो डोज मॉडिफाई करना है, लिवर का डिजीज़ है तो डोज मॉडिफाई करना है। कहने का मतलब है इतने सारे इंटरैक्शंस होते हैं, नैरो सेफ्टी मार्जिन होता है, और तीसरी चीज़ एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, और चौथी और सबसे बड़ी चीज़, मरता क्या ना करता, अगर हमारे पास बीटा 2 एगोनिस्ट नहीं होते, एंटीकोलिनर्जिक्स नहीं होते, तो हम इनको देते ही देते। जब हमारे पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो हम उन बेटर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, यानी पहले बीटा 2 एगोनिस्ट, फिर एंटीकोलिनर्जिक्स। बीटा 2 एगोनिस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा दिए जाते हैं स्टेरॉइड्स के साथ, और उसका भी मैंने आपको रीज़न बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों मिथाइल ज़ैंथीन के बारे में। मिथाइल ज़ैंथीन के एग्जाम्पल कैफ़ीन जो चाय में होता है, कॉफ़ी में होता है, थियोब्रोमीन जो कोको में होता है, थियोफिलिन एनहाइड्रस, अमाइनोफिलिन, कॉलिन थियोफिलिन, हाइड्रोक्सी एथिल थियोफिलिन, थियोफिलिन एथेनोलेट एंड डॉक्सोफिलिन। डॉक्सोफिलिन ये एक अलग किस्म की दवा है। अब डॉक्सोफिलिन में क्या अलग है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले तो एक थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं कि क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ये कैसे काम करती हैं सारी दवाएं। तो फॉस्फोडाइस्टरेज एक एंजाइम ब्रोंकियल वॉल में होता है, वो साइक्लिक AMP को डिग्रेड कर देता है। तो ये जो दवाएं हैं हमारी मिथाइल ज़ैंथीन, ये फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। जब इनहिबिट हो जाएगा तो इसका डिग्रेडेशन रुक जाएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा और ब्रोंकोडाइलेटेशन हो जाएगा। दूसरा, ये डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ाती हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी एफर्ट है साथियों वो भी बढ़ जाता है। तीसरा, CNS स्टिमुलेंट होते हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि इसी की वजह से इसके कई सारे एडवर्स इफेक्ट्स देखे जाते हैं। जैसे एक कॉमन एडवर्स इफेक्ट है CNS स्टिमुलेंट है तो इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी। अब पेशेंट ने रात में ले लिया इसको, पेशेंट को नींद ही नहीं आ रही है। तो अभी जो आपको मैंने एग्जांपल्स बताए इसमें जो सबसे नीचे लिखा हुआ है डॉक्सोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन के लिए कहते हैं कि ये इंसोम्निया के साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। मैंने भी ये पेशेंट्स में देखा है डॉक्सोफाइलिन, और इसका सेफ्टी मार्जिन भी थोड़ा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मिथाइल ज़ैंथीन। तो ये आज के समय में पॉपुलर है, और बाकी जितने भी मिथाइल ज़ैंथीन्स हैं दिन में 3-4 बार दिए जाते हैं। डॉक्सोफाइलिन का सिंगल डोज होता है। तो डॉक्सोफाइलिन साथियों नाम आप याद रखिएगा, और बाकी नाम भी याद रखने हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर दवाएं
अपने कंट्री में वर्ल्ड वाइड भी रही थी। तो पहला एक्शन क्या हो गया, फॉस्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट करती हैं, जिसके वजह से साइक्लिक एमपी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। और मैंने आपको बताया था जब बीटा 2 एगोनिस्ट पढ़ा रहा था कि जब कभी भी साइक्लिक एमपी की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, मसल्स रिलैक्स होंगी, कहीं की भी हों। इंक्रीज कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ डायफ्राम, जो इंस्पिरेशन यानी श्वसन में जो हम इनहेल करते हैं रेस्पायरेशन में, उसके लिए। और सीएनएस स्टिमुलेंट है। और एक स्टडी देखी गई है कि ये हिस्टामीन का रिलीज भी मैस्ट सेल से कम करती हैं। हालांकि आप मेरा पहला लेक्चर देखेंगे इस सीरीज़ का, तो उसमें आप देखेंगे कि जो केमिकल्स रिलीज होते हैं और जो केमिकल्स ब्रोंकियल एस्थमा करते हैं, वो 3 मेन केमिकल होते हैं। उन 3 केमिकल में सबसे पहले जो केमिकल आता है वो हिस्टामीन आता है, इसका सबसे कम रोल होता है। तो एंटी H1 हिस्टामिनिक। दूसरा जो केमिकल आता है वो ल्यूकोट्राइन होते हैं, तो एंटी ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट का काफ़ी यूज़ होता है। और तीसरा जो होता है पैफ होता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जिसका एंटागोनिस्ट अभी तक नहीं बना। तो भले ये जो दवा है मिथाइलजैंथीन हिस्टामिन के रिलीज़ को मास्ट सेल से थोड़ा कम करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये असर कोई काम नहीं करता। तो अगर हम इनको रेगुलर डोज में देंगे, डोज बिल्कुल टाइट्रेट करके देंगे, तो मिनिमल साइड इफ़ेक्ट होगा। ये मिथाइलजैंथीन्स की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा डोज ज़्यादा हुआ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, डिस्पेप्सिया, हेडेक, नर्वसनेस, इंसोम्निया। और ज़्यादा हुआ तो ऐसे पर्सन में सीएनएस स्टिमुलेशन की वजह से रेस्टलेसनेस होगी, ट्रेमर्स होंगे, और जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को ये इरिटेट करती है उसी की वजह से डिस्पेप्सिया होता है, वॉमिटिंग होती है। हार्ट पे इफ़ेक्ट करती है, हार्ट रेट बढ़ाती है तो पैल्पिटेशन होता है। किडनी में ये डायूरेसिस का काम करती है, तो पेशेंट को बार बार यूरिनेशन होना जाता है पेशेंट। डोज मान लीजिए थोड़ा बढ़ गया ज़्यादा, फिर एजिटेशन हो जाता है पेशेंट में, टेकिपनिया, उसकी सांस की गति बढ़ जाती है, फ्लशिंग, क्योंकि ये वेजोडाइलेटेशन पेरिफेरल वेसल्स का करती है थोड़ा सा हाई डोज पर, तो पूरे शरीर में गर्म और लाली जैसे हो जाता है। और जब ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। जैसा कि मैंने बताया, सेफ्टी मार्जिन कम होता है। थोड़ा और हुआ, पर्सन डेलेरियम में चला जाता है, कैर्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसका हाइपोटेंशन और तमाम चीज़ों की वजह से डिटेरियोरेट होने लगता है। उस पेशेंट के मसल्स की टोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखने लगती हैं। इसके आगे बस फिर कन्वर्जन, शॉक, एरिथमिया एंड डेथ। तो ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट में डेथ हो जाती है। डिकेड्स, कई दशक तक 25, 30, 40, 50 साल से ये दवाएं दी जा रही हैं। तो अगर हम लोग रेगुलर डोज में देते हैं और उस पेशेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर नहीं होते जो अगले हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे, तो मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स ही रहते हैं। हालांकि डिस्पेप्सिया, हेडेक, नर्वसनेस, इंसोम्निया ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और आपको मैंने अपनी पिछली स्लाइड में बताया था कि जो टॉक्सोफिलिन है, टॉक्सोफिलिन इज़ क्लेम टू बी फ्री ऑफ इंसोम्निया। तो और ओडी डोज भी होता है उसका, तो इसलिए टॉक्सोफिलिन आजकल काफ़ी पॉपुलर है। और आपने देखा इसका एक पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है कि कैसे कैसे इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो जैसे जैसे डोज बढ़ता है एडवर्स इफ़ेक्ट्स बढ़ते चले जाते हैं और एक बड़ा सीक्वेंशियल वे में आते हैं। मिनिमल से लेके फिर डिस्पेप्सिया, हेडेक, फिर डोज बढ़ा, रेस्टलेसनेस हो गया, ट्रेमर हो गया, वॉमिटिंग, पैल्पिटेशन, फिर उसके आगे एजिटेशन, टेकिपनिया, फ्लशिंग, हाइपोटेंशन। तो हम पेशेंट के घर वालों पे एडुकेट भी करना चाहिए इन दवाओं के विषय में कि भाई ऐसा नहीं कि सांस फूल रही है तो आपने कहा एक गोली इसकी और खा लेते हैं तो सांस फूलना बंद हो सकती है। तो अगर ऐसा करता है पेशेंट, 2 के बजाय 3 खा लेता है तो सांस फूलना छोड़िए, सांस भी बंद हो सकती है पेशेंट की। तो ये एक कॉशन नोट है, एक राइडर है इसके साथ। अब इस पे हम लोग आते हैं जो ब्रोंकोडायलेटर की हमारी और पार्ट 2 की लास्ट स्लाइड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मिथाइलजैंथीन्स हैं या डायरेक्टली एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, ये थर्ड चॉइस पे चले गए हैं। पहला कारण तो ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके डोज को मॉडिफाई करते हैं। एज 60 साल से ज़्यादा है, इसका डोज 60% करना पड़ेगा। CHF है, इसका डोज 60% करना पड़ेगा। न्यूमोनिया भी है पेशेंट को, अक्सर COPD एक्साजर्वेशन न्यूमोनिया की वजह से ही होता है, तो 40% डोज करना पड़ेगा। लिवर फेलियर है तो 20 to 40% डोज करना पड़ेगा। अब आप सोचिए, आपके ICU में कोई एक बूढ़ा व्यक्ति भर्ती हुआ है या आपके OPD में आते हैं, उनकी एज भी 75 साल है, उनको CHF का कंपोनेंट भी है, अचानक से उनको वायरल न्यूमोनिया हो गया, सीजन चेंज हुआ,
और उनको किसी वजह से लिवर की प्रॉब्लम है या मान लीजिए नहीं भी है, अब इन सब को आप आपस में इंटरेक्ट करा के उसका डोज चूज़ करिए कि कितना डोज कम करना है। अब मान लीजिए वो पेशेंट स्मोक भी कर रहा है तो डोज हमको 1.6 टाइम्स करना है। उस पेशेंट को एपिलेप्सी है, फेनिटोइन ले रहा है, डोज 1.5 करना है। उस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, हो भी सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ वो भी है, डोज 1.5 टाइम करना है। एपिलेप्सी फेनोबैर्बिटोन डोज 1.2 टाइप करना है। तो कहने का मतलब ये सारे फैक्टर में डोज हमको इतना कम करना है, इनमें इतना बढ़ाना है। कुछ दवाएं हैं अगर हम साथ में दे रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए सिमेटिडिन तो अब यूज़ नहीं होती, एलोप्यूरिनॉल काफ़ी कॉमन दवा है जो यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करती है। ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, एरिथ्रोमाइसिन खैर अब नहीं यूज़ होती, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह यूज़ होती हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी ज़्यादातर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, लेकिन इन सारी दवाओं के साथ इसका डोज को हमको कम करना पड़ता है। तो इतनी सारी दिक्कतें हैं, एक तो सेफ्टी मार्जिन कम है, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, इनहेलेशन से यूज़ कर नहीं सकते, और सेफ्टी मार्जिन कम होने की वजह से सीक्वेंस ऑफ आप लोगों ने देखा कैसे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इस वजह से ये तीसरे नंबर पे चली गई। हम पेशेंट को साबा दे दिया SOS बेसिस के लिए, मान लीजिए उसको COPD है या क्रोनिक एस्थमा है, उसको लाबा दे दिया, साथ में स्टेरॉइड भी दे दिए, साथ में हमने एंटीकोलिनर्जिक्स भी दे दिए, फिर भी नहीं अटैक कंट्रोल हो रहा है, तो इस दवा को हम देते हैं। और इन दवाओं में जो नीचे एग्जाम्पल्स और डोज लिखे हैं, आज के समय में जो सबसे कॉमन है उसके विषय में सबसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, डेट इज़ डॉक्सोफिलिन 400 mg OD टू BD, मोस्टली OD ही दी जाती है। क्लेम्ड नॉट टू इंटरफियर विद स्लीप, ये इसके साथ अच्छी चीज़ होती है। बाकी एनहाइड्रस थियोफिलिन यूनिकॉन्टिन नाम से आती है, ये डोज है इसका। एमाइनोफिलिन ये टेरिफाइलिन नाम से आती है, स्लो IV या ओरल देते हैं। इटोफाइलिन, फिर थियोफाइलिन, तो ये कई सारे सॉल्ट्स इसके आते हैं। लेकिन जो आज के समय में अगर हम प्रैक्टिकलिटी में देखते हैं तो डॉक्सोफाइलिन इज़ द सॉल्ट ऑफ चॉइस अगर हमको ऐड करना ही है तीसरा ब्रोंकोडाइलेटर। हालांकि यूनिकॉन्टिन और डेरिफाइलिन भी दिए जाते हैं, इनके सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशंस भी आने लगे हैं। सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशंस क्या करते हैं, अगर हम इनकी बात करें, अचानक से प्लाज्मा लेवल नहीं बढ़ाते तो साइड इफ़ेक्ट होने की ज़्यादा आशंका नहीं रहती। तो जैसे डेरिफाइलिन 300 का आपने सस्टेन्ड रिलीज डोज दे दिया तो वो धीमे धीमे रिलीज होता रहेगा, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे और अपना इफ़ेक्ट भी करेगा। तो आप कहेंगे फिर सब में डॉक्सोफाइलिन क्यों नहीं दे देते हैं, क्योंकि अपने कंट्री में पीप इनटू द पॉकेट ऑफ द पेशेंट बट नॉट टू पिक द पॉकेट। देखिए रोगी की जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है वो कैसी है, डॉक्सोफिलिन रिलेटिवली महंगी होती है और डेरिफाइलिन हो गया या यूनिकॉन्टिन ये सस्ते होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, तो उस पेशेंट पे सस्टेन्ड रिलीज दी जाती है। लेकिन अगेन इनहेल्ड थेरेपी इज़ प्रिफर्ड which is possible with beta-2 agonist. Beta-2 agonist can be SABA, LABA. LABA should always be used with some inhaled corticosteroid. And third, which can be added is anticholinergic, ipratropium, tiotropium, glycopyrrolate, etc. एंड तीसरे किस्म के जो ब्रोंकोडाइलेटर आ गए उसके विषय में बात करी। सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ इफ वी टॉक अबाउट ड्रग्स used in bronchial asthma and COPD and rationale of those drugs, कि खाली दवा ही यूज़ करना नहीं है, उनका रेशनल क्या है, कब कौन सी दवा हमको यूज़ करनी है, कब कौन सी दवा हमको यूज़ नहीं करनी है। सो दिस वाज पार्ट 2 ऑफ रेशनल एंड फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन ब्रोंकियल एस्मा एंड COPD। एंड अपने तीसरे और कंक्लूडिंग पार्ट्स में हम लोग देखेंगे उन दवाओं के बारे में जो ब्रोंकियल एस्मा के अटैक को प्रिवेंट करती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में, फिर बात करेंगे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे हमारे anti-H1 हिस्टामिनिक के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे जो IgE को न्यूट्रलाइज करती है, और एक दो ऑप्शंस और होते हैं उनके विषय में साथियों हम लोग बहुत आगे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को देखिए और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस वीडियो से पहले वाला जो वीडियो है जो पार्ट 1 है, अगर आपने नहीं देखा है सेम यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा, उसको देखिए। और अगर उसको देख भी चुके हैं तो प्लीज़ उसको रिवाइज़ करके तेज़ी से फास्ट फॉरवर्ड फिर इसको अगर आप समझेंगे तो आपको आजीवन याद रहेगा कि क्या रेशनल है
COPD और एस्थमा में। बस जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे इतना होगा कि दवाओं के एग्जाम्पल्स बढ़ते जाएंगे। जैसे जब मैंने MBBS पढ़ना शुरू किया था तो एंटीकोलिनर्जिक्स में ना टायोट्रोपियम थे ना आइप्राट्रोपियम था। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो पता चला आइप्राट्रोपियम टायोट्रोपियम है, लेकिन टायोट्रोपियम इंडिया में नहीं है। फिर टायोट्रोपियम इंडिया में भी आने लगा, फिर ग्लाइकोपायरोनियम भी आने लगा। फिर जैसे कि आप देखते हैं, जब मैंने MBBS किया था तो उस समय सैल्ब्यूटामोल था, टर्ब्यूटालिन थी। लाबा की कंसेप्ट में केवल सेलमेट्रॉल अवेलेबल था, अब काफ़ी सारे लाबा अवेलेबल हो गए हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट दोस्तों वही रहेंगी आज के 50 साल बाद भी, अगर आपको बेसिक पैथोजेनेसिस क्लियर है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी, फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर with so much patience, and keep learning, keep rocking. Thank you very much.